त्रिशक्ति क्लास सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम हमारी जो पहली फर्स्ट बुक है गोल्डन रेज, उसका जो पहला चैप्टर है जो प्ले है, नाटक, प्ले यानी जो नाटक है, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। एक ऐसी किताब जिसने हमारी पृथ्वी को बचाया था। उसके ऊपर ये एक मनोरंजन करने वाला हास्यकर एक नाटक है। उस नाटक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेन आइडिया जो ये बुक है, ये जो चैप्टर है हमारा, इसका जो मुख्य सारांश है वो इस प्रकार से है कि क्या होता है कि एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहास को बताने वाला। तो वो इतिहास के बारे में बता रही है। एक प्ले चल रहा है, नाटक चल रहा है, 25वीं शताब्दी की बात है, यानी आज से 500 साल बाद की बात बता रहे हैं। उसमें वह नाटक चल रहा है। तो वो एक टॉपिक है जिसके ऊपर नाटक है कि एक ऐसी किताब थी जिसके ऊपर जो मंगल ग्रह के लोग थे, उन्होंने एक बार हमारे जो धरती है, हमारी जो धरती माता है, वहां पर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। अटैक यानी आक्रमण करने की कोशिश की थी। तो जब आक्रमण करने के लिए आए तो जहां पर उन्होंने आश्रय लिया था, शेल्टर, जहां वे रुके थे, वहां पर उनको एक बुक मिलती है। और उस बुक के कारण, ऐसी बुक नहीं थी कि जिसको हम इंसाइक्लोपीडिया कह सके, इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्व ज्ञान कोश, ऐसी बुक जो सभी हर चीज के बारे में हमें ज्ञान दे, ऐसी बुक नहीं थी। ना ही कोई मिसाइल के बारे में बुक थी, यानी कोई भयंकर इतनी खतरनाक बुक नहीं थी जिससे आइडिया मिले या जिससे वो डर जाए। एक नॉर्मल बुक थी। उस बुक के कारण वो यहाँ से जो आक्रमण करने का जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को वो छोड़ देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है, मेन आइडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है कि ए क्रू फ्रॉम प्लेनेट मार्स। क्रू यानी जो दल में जो मेंबर होते हैं, वो कहाँ के मेंबर है? फ्रॉम प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट है? प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह। हमारा जो पड़ोसी ग्रह कौन सा है? मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह का एक क्रू, यानी कुछ सदस्यों का एक दल है, हेडेड, जिसको नियंत्रित किया जा रहा था, जिनका मुखिया कौन था? बाई थिंक टैंक। ये है उनका मेन जो मुखिया है। थिंक टैंक यहाँ धरती पर नहीं आया था, ये उनका नियंत्रण कर रहा था। इस क्रू मेंबर का, जो क्रू मेंबर थे, उनका नियंत्रण कर रहा था। कहां पर बैठकर? मार्स में। ये उसके नियंत्रण में आए थे धरती पर। एंड हिज अप्रेंटिस, और उस थिंक टैंक के साथ में उसका एक प्रशिक्षु है, यानी ट्रेनिंग लेने वाला। थिंक टैंक कह रहा है कि मैं तेरे को सिखाऊंगा कि किस प्रकार से नेतृत्व करते हैं, कैसे आक्रमण करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे समझा जाए तो थिंक टैंक एक बेवकूफ आदमी है। और अगर समझदारी की बात करें इस प्ले के अंदर, इस नाटक के अंदर, तो हमारा जो नूडल, अप्रेंटिस नूडल है, वो एक समझदार है, लेकिन ये दबा हुआ है थिंक टैंक से। थिंक टैंक इसका स्वामी है। तो ये अपने अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु जो ऊपर ट्रेनिंग लेने आया हुआ है थिंक टैंक के पास, ट्राइड, कोशिश करता है। ट्राइड सेकंड फॉर्म है, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उन्होंने क्या ट्राई की? टू अटैक, आक्रमण करने की। कहां पर? आवर अर्थ, आवर मदर, हमारी जो पृथ्वी माँ है, अर्थ, धरती माँ है, उसके ऊपर उसने ट्राई की थी अटैक करने की। वापस देखो, क्रू मेंबर आया, कौन से, कहां से आया? मार्स, जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, मंगल ग्रह, वहां से। उनका नियंत्रण कौन कर रहा है? उनका जो मुख्य लीडर कौन है? थिंक टैंक। इसके साथ और कौन है? उसका अप्रेंटिस नूडल। इन्होंने क्या किया? ट्राई की इसकी टू अटैक, आक्रमण करने की। अटैक के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। आवर मदर अर्थ, हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो आपको पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी जो धरती है, इस धरती पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की थी? तो हमारे पास आंसर क्या है? थिंक टैंक एंड हिज अप्रेंटिस नूडल। उन्होंने क्या किया? हमारी धरती पर आक्रमण करने की कोशिश की और भेजा किनको है? अपने क्रू मेंबर को धरती पर भेजा है। उसके बाद में इस क्रू में कौन कौन थे? प्रश्न पूछा जाए तो कैप्टन एक तो थी, ओमेगा, कैप्टन ओमेगा, एक लेफ्टिनेंट आयोटा एंड एक सार्जेंट यानी हवलदार ऊप। ये 3 जने थे जिनको
थिंक टैंक ने यहाँ पृथ्वी पर भेजा था। ये दोनों कहाँ पर है, थिंक टैंक और नूडल कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह के लोगों को एलियन भी कहा जाता है, हम उनको एलियन कहते हैं। और वैसे हमारे एक्ट में क्या कहा गया है, मार्सन्स। मार्सन्स का मतलब होता है मंगल ग्रह के लोग, और उन्होंने हमें कहा है पृथ्वीवासी के, पृथ्वी के जो लोग हैं उनको कहा है अर्थलिंग्स। तो इन्होंने भेजा है अटैक करने के लिए। अटैक में कौन कौन आए थे, एक तो कैप्टन ओमेगा, एक लेफ्टिनेंट आयोटा और एक सार्जेंट ऊ। ये तीनों यहां पर आते हैं, ठीक है। रीच्ड पहुंचे, कहां पहुंचे, सेकंड फॉर्म है अर्थ, धरती पर। फिर धरती पर पहुंचे तो सबसे पहली बार वो कहां रुके थे, कहां पर उन्होंने आश्रय लिया था, तो उसका आंसर है एंड टुक शेल्टर, आश्रय लिया। आश्रय यानी रुकना। आते ही कहां पर रुके ये, इन ए लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में। कहां पर रुके ये, एक पुस्तकालय में ये आकर रुके थे। तो बात समझ में आ गई होगी। आए 3 जने हैं, 2 जने ऊपर है, जो उनका मेन कमांडर इन चीफ है थिंक टैंक, वह ऊपर है, उसके साथ सलाह देने के लिए वैसे नूडल है। 3 जने नीचे आए हैं, एक तो कैप्टन ओमेगा है, एक लेफ्टिनेंट आयोटा है और एक तीसरा सार्जेंट वो। ये आते हैं और कहां पर शेल्टर लेते हैं, टुक शेल्टर इन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर इन्होंने आश्रय लिया। अब आगे की बात समझे तो लाइब्रेरी पुस्तकालय, सेंट्रल विले लाइब्रेरी है। पुस्तकालय में क्या होती है, किताबें ही होती है, हर तरीके की, हर ज्ञान की, हर चीज के बारे में किताबें आपको मिल जाएगी लाइब्रेरी में। तो ये लाइब्रेरी में रुकते हैं और लाइब्रेरी में ही उनके साथ एक घटना घट जाती है। दे रोंगली, उन्होंने गलती से, यानी एक गलत चीज डिकोडेड, डिकोड का मतलब होता है कि जैसे कोई कोड लगे हुए गुप्त रहस्य वाले जो नंबर होते हैं, यानी यहां पर चिन्हित करना, यानी उन्होंने चुन ली रोंगली, गलती से ए बुक, एक किताब, जिस किताब का नाम क्या था, मदर गूज। ये एक राइम की किताब है, यानी जिसमें हम अपनी जो कविताएं पढ़ते हैं अंग्रेजी की, उसकी सबसे बड़ी बुक मदर गूज है। उस बुक को ये गलती से हाथ में ले लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब है वे अटैक करने के लिए आए और यहाँ पर एक लाइब्रेरी में रुके हैं और लाइब्रेरी में इनको एक गलती से एक ऐसी किताब हाथ आ जाती है जो हम नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं छोटी क्लास में, उनको हम अपने पीछे या उनको हम पोइम याद करवाते हैं, वो किताब ले लेते हैं। और ये एक पोइम वाली किताब, एक छोटी सी जो किताब थी, उस किताब ने इस पृथ्वी के ऊपर आक्रमण होने से बचा लिया था। ऑफ प्राइमरी राइम्स, ये जो मदर गूज है वो किसकी है, जो प्राथमिक जो छोटी कक्षाएं होती है उनकी जो कविताएं होती है उसकी किताब है। इस किताब को ले लेते हैं एंड बिकेम अफ्रेड, और इस किताब के कारण, इस किताब में जो डिकोड, यानी हमारी लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अब जो मंगल ग्रह की लैंग्वेज अलग थी, तो उनके पास कुछ कैप्सूल्स थे जिनको लेने के बाद में इनको ये हमारे जो डिकोड, हमारे जो कोड हैं, हमारी जो ये जो अंग्रेजी है वो उनको समझ में आ जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब उनको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, बस पढ़ना आ गया है, इस कारण वो उस किताब से थोड़े डर जाते हैं। 2-3 पोएम पढ़ते हैं, हम्प्टी डम्प्टी वाली, ये पोएम है केवल, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा मिसाइल मान ले, कोई बहुत बड़ी चीज मान ले। पोएमों में लिखा हुआ है कि गायें आक्रमण कर रही है, गायों से आक्रमण करवाया जा रहा है, यानी कि हंसने वाली चीजें हैं, लेकिन ये सीरियसली ले लेता है थिंक टैंक, ये थोड़ा मूर्ख है। एंड बिकेम अफ्रेड, और वह इस किताब से क्या हो जाते हैं, अफ्रेड यानी भयभीत हो जाते हैं। दे रेन अवे फ्रॉम अर्थ, और इस किताब के कारण वे इस धरती से वापस चले जाते हैं। तो एक बड़ी किताब नहीं है, छोटे बच्चों को जो हम किताब पढ़ाते हैं जिनमें पोएम होती है, उस किताब के कारण ये हमारी पृथ्वी के ऊपर आक्रमण होने से बच गया था। इस किताब ने, कौन सी किताब है, मदर गूज, इस किताब ने हमारी पृथ्वी पर आक्रमण होने से बचा लिया था। तो कई सीन बने हुए हैं। पहला सीन क्या होता है, पहले सीन में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप इनको अपने जो मेन आइडिया है, इस पाठ का जो सारांश है, वो आप अपने नोटबुक में उतार लो।
ये उतार लिया होगा आपने। अब आपके पास जो बुक है उस बुक में से आप जो पहला सीन है, पहला सीन हमारे हिस्टोरियन का है और जो हमारे कैरेक्टर हैं इस प्ले के अंदर, इस नाटक के अंदर, उनके बारे में आपको उसका इंडियन समझ में आ गया होगा। पहली लाइन क्या है? एक क्रू मेंबर आया, कौन से प्लेनेट से? मार्स से, जिनका नियंत्रण कौन कर रहा था? हेडेड बाय थिंक टैंक। और उसका साथ में कौन था? थिंक टैंक का साथ देने के लिए सहयोगी कौन था? अप्रेंटिस नूडल। इन्होंने क्या की? ट्राई किया अटैक करने के लिए किसके ऊपर? और मदर अर्थ पर। कौन कौन अटैक करने के लिए आए थे? कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सार्जेंट ऊ। कहाँ रीच होते हैं? रीच पहुंचते हैं, पहुंचे, कहाँ पहुंचे? अर्थ, धरती पर। एंड टुक शेल्टर, और कहां पर आश्रय लेते हैं? इन ए लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय में। वहां पर उनको क्या मिलती है? दे रोंगली डिकोडेड, उन्होंने गलती से डिकोडेड या चिन्हित कर लिया ए बुक, एक किताब को, जिस किताब का नाम क्या था? मदर गुज ऑफ प्राइमरी राइम्स। और ये मदर गुज क्या है? जो छोटी कक्षाएं होती है उनकी कविताओं की बुक होती है। एंड बिकेम अफ्रेड, और उस किताब से वो क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। दे रन अवे फ्रॉम अर्थ, वे धरती से भाग जाते हैं। और इस प्रकार हमारे धरती पर जो मंगल ग्रह का जो आक्रमण है वो आक्रमण होने से बच जाता है। और फिर क्या होता है कि जो वो हमारे मित्र बन जाते हैं, उसके बारे में सबसे लास्ट में है। पहले ये था इसके सारांश। अब पहला सीन है, पहले सीन में कैरेक्टर्स हमारे देखो। कैरेक्टर्स यानी कौन कौन से चरित्र चित्रण लिए गए हैं, कौन किन किन को इस एक्ट में शामिल किया गया है। तो पहला कैरेक्टर है हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब इतिहासविद। इतिहासविद यानी जो हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी दे कि हमारा इतिहास कैसा था, इतिहास के बारे में जिसको जानकारी हो वो हमें बताए। यानी ये जो प्ले है, इस प्ले के बारे में ये इतिहासविद हिस्टोरियन बताएगी। उसके बाद में थिंक टैंक को कहा गया है ग्रेट एंड माइटी। ये अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ग्रेट और माइटी हूं। क्यों कहता है? उसके पीछे कारण है। मूर्ख आदमी है, ऐसा लीडर है, मूर्ख है थोड़ा, लेकिन ये अपने नाम से आगे पहले क्या लगा रहा है? ग्रेट एंड माइटी। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, ग्रेट का मतलब महान। यानी अपने आप को महान और शक्तिशाली बोलता है। क्यों बोलता है? कि इसका जो सिर है थिंक टैंक का, वो बलून जो हमारा गुब्बारा होता है उसके टाइप है, अंडाकार आकार में है और थोड़ा बड़ा है। तो ये सोचता है कि जिसका दिमाग बड़ा होता है, जिसका मस्तिष्क बड़ा होता है, उसमें जो कोई भी डिसीजन लेने का या हर तरीके से अपने आप को इंटेलिजेंट मानने का कारण होता है। तो ये अपने आप को खुद कहता है कि मैं क्या हूं? ग्रेट एंड माइटी। इसका सिर थोड़ा बड़ा है हमारे बजाय, और ये अपने आप को ज्यादा ही इंटेलिजेंट समझता है, इसलिए अपने नाम के आगे लगाता है ग्रेट एंड माइटी। जैसे वैसे इसमें बात है नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा दिमाग सिर हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो होशियार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्ले में भी पता चल जाएगा। तो ये क्या है? कमांडर इन चीफ, ये सेनापति, मुख्य वहां का रूलर है, जो मार्स जो मंगल ग्रह है वहां का। उसके बाद में इसके साथ अप्रेंटिस नूडल है, प्रशिक्षु, ये समझदार है। अब होता क्या है? ये दोनों कहां पर बैठे हुए हैं? मंगल ग्रह पर बैठे हुए हैं। मंगल ग्रह पर ये दोनों बैठे हुए हैं। 3 जने नीचे आएंगे। अब नूडल है वो ट्रेनिंग लेने के लिए, अप्रेंटिस का मतलब जो ट्रेनिंग होता है, जो प्रशिक्षण लेने के लिए आता है इसके अंडर में, बाकी समझदार ये है। तो ये नूडल को अपने साथ रखता है। ये दोनों मंगल ग्रह पर बैठे हुए हैं और जितने भी आइडियाज हैं
जो हमें उनको किताबें मिलेगी लाइब्रेरी में, जितने भी आइडिया होंगे नूडल देगा, लेकिन सभी आइडियाओं का जो श्रेय है वो कौन ले लेगा? थिंक टैंक। यानी नूडल बताएगा कि सर मुझे ये किताब ऐसे लग रही है, तो थिंक टैंक बाद में कहेगा कि यह तो मेरे भी दिमाग में आ रही थी, यानी ये बात तो मेरे दिमाग में भी आने वाली थी, मैं अभी बताने वाला ही था, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ बातें ये बताएगा, ये समझदार है, थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये हर आइडिया देगा, उस आइडिया को कौन ले लेगा? थिंक टैंक ले लेगा। नहीं, ये तो मैं बताने वाला था, बताएगा पहले नूडल, यानी इसको डिसीजन इसके पास में नहीं है, ये नहीं ले सकता, बस अपने आप को कमांडर इन चीफ बनाकर बैठा हुआ। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ये है 2 जन जो मंगल ग्रह पर 3 जनों को भेजेंगे, उनको रेगुलेट, उनको देखेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे कि किस प्रकार से आपको करना है, इंस्ट्रक्शंस देंगे। अगला जो 3 कैरेक्टर है, एक तो है लेफ्टिनेंट आयोटा, एक कैप्टन ओमेगा, एक है सार्जेंट ओ। ये 3 जने कहां पर आते हैं? उस क्रू के ये सदस्य हैं, क्रू मेंबर हैं। इन 3 जनों को थिंक टैंक ने कहा भेजा है? हमारी पृथ्वी पर भेजा है। 3 जने हैं, सार्जेंट ऊ और सार्जेंट ऊ, कैप्टन ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा। ये 3 जने यहां पर आते हैं आक्रमण करने के लिए। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद एक है ऑफ स्टेज वॉइस, क्योंकि क्या चल रहा है? प्ले चल रहा है। तो थिंक टैंक जब प्रश्न पूछेगा, थिंक टैंक अपनी बड़ाई बहुत ज्यादा करता है, कहता है कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, जबकि उसका सिर ही अंडाकार आकार का है, बहुत बड़ा है, गुब्बारे जैसा। लेकिन ऑफ स्टेज वॉइस का मतलब कि कुछ पीछे से बोलना पड़ेगा। कहां पर? जब ये थिंक टैंक मिरर में देखेगा अपने आप को, यानी हमारी आदत होती है जब टाइम होता है तो हम कांच में देखते हैं हम कैसे खूबसूरत दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो थिंक टैंक को भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा भरोसा है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। तो कांच को पूछेगा तो कांच तो बोलेगा नहीं, तो पर्दे के पीछे से आवाज आएगी, वह ऑफ स्टेज वॉइस है। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो है, ये 3 जने आएंगे, ये रेगुलेट करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो पहला सीन है, उस पहले सीन को मैं जो मीनिंग्स है इंपॉर्टेंट वो बता दूंगा। बाकी जो आपके पास समय कब का है? 25वीं शताब्दी का, 21वीं चल रही है, यानी आज के बाद, यानी कि ये जो बात है वो बाद में बताई जा रही है, यानी अभी ये घटित ही नहीं हुई। जब होगी उसके बारे में बताया गया है पहले कि ये उस समय की बात, अभी 25वीं शताब्दी आई नहीं। यानी कहने का मतलब है आने वाला जो टाइम होगा उस टाइम में क्या होता है कि लगभग जो समय होगा वो ऑनलाइन हो जाता है। अभी भी हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो किताबों का जो थोड़ा है वो कम हो जाएगा। तो उस समय किताबों ने धरती को बचा लिया था, ये बताने के लिए, किताबों की उपयोगिता बताने के लिए। ये जो हमारा प्ले है प्लस इंटरेस्टिंग भी है और किस प्रकार से ये होता है। तो जगह जहां पर ये नाटक होगा उस जगह का नाम है म्यूजियम। एक म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, जो पुरानी चीजों का संग्रहालय होता है, पुरानी चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, उसके बारे में ये संग्रहालय है, वहां पर ये नाटक शो होगा। तो ये जगह कौन सा है? जगह जहां पर ये प्ले हो रहा है लिखा हुआ है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में एक संग्रहालय, प्राचीन चीजों के बारे में बताने के लिए ये चीजें होती थी, वहां का ये संग्रहालय है। और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है
डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। 20वीं शताब्दी का जो डिपार्टमेंट है उसमें ये जो हिस्टोरियन लगी हुई है वहां पर ये नाटक चलेगा। अब हमारा जो नाटक काम हो रहा है, म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री का, वहां पर इतिहास हिस्टोरियन बता रही है। तो लिखा है बिफोर राइज, मिल गया होगा किताब के अंदर। यानी बिफोर राइज का मतलब पर्दा उठने से पहले, कि पर्दा उठे, नाटक शुरू हो उससे पहले क्या हो रहा है, स्पॉटलाइट्स साइंस ऑन हिस्टोरियन। आपकी किताब में लिखा हुआ है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं बोर्ड पे बता दूंगा, बाकी हम किताब में पढ़ लेंगे। स्पॉटलाइट्स का मतलब होता है, हमने कई सारे स्टेज प्रोग्राम देखे होंगे तो लाइटें इधर उधर जाती है, यानी जहां पर जो खड़ा है उसके ऊपर आती है, बाकी तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार हिस्टोरियन इस नाटक के बारे में नाटक शुरू होने से पहले बताएगी, इसलिए केवल और केवल उसके ऊपर स्पॉटलाइट्स गिर रही है, वहां पर हिस्टोरियन दिखाई दे रही है, साइन जो चमकती है ऑन हिस्टोरियन। किसके ऊपर? हिस्टोरियन के ऊपर, जो कहां पर बैठी हुई है, वो इज सिटिंग, बैठी हुई एक जगह पर है, एट ए टेबल डाउन राइट, राइट की तरफ, डाउन की तरफ, डाउन राइट की तरफ वो बैठी हुई है टेबल के ऊपर, वहां पर स्पॉटलाइट्स गिरती है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और ये मूवी प्रोजेक्टर यानी स्पॉटलाइट्स को दिखाने के लिए शो हो रहा है, वहां पर है। साइड में एक साइन लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो म्यूजियम का नाम है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का म्यूजियम, संग्रहालय है। और उसमें भी एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, कौन सा विभाग बना हुआ है, ऑफ द 20th सेंचुरी। अब स्पॉटलाइट्स जब आ जाती है तो वो अपनी जगह से खड़ी होती है, सी स्टैंड्स, वह खड़ी होती है, एंड बोज टू ऑडियंस, बोज का मतलब होता है झुककर अभिवादन करना, यानी जो दर्शक इस नाटक को देखने के लिए आए हुए हैं उनके सामने झुककर उनका अभिवादन करती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। अब हिस्टोरियन कहना शुरू करती है, यानी जब ये नाटक शुरू होगा उस समय दोपहर का समय है, लिखा हुआ गुड आफ्टरनून, यानी गुड आफ्टरनून, दोपहर के समय में ये नाटक संचालित होने वाला है, इसलिए ये गुड आफ्टरनून विश कर रही है और कहती है, क्योंकि जब भी उसके डिपार्टमेंट में नाटक देखने के लिए आ रहे हैं तो वह उस डिपार्टमेंट में कार्यरत है, वर्क कर रही है, वहां पर कह रही है वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे संग्रहालय में आपका क्या है, स्वागत है। म्यूजियम यानी संग्रहालय, संग्रहालय यानी जो एंशिएंट चीजें वहां पर पड़ी हुई। और म्यूजियम का नाम है ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में आपका क्या है, वेलकम है। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड, क्यूरियस शब्द होता है, क्यूरियस का मतलब, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। जब इतिहास की बात की जाती है तो हमारे अंदर जिज्ञासा आनी लाजमी है, क्योंकि जब इतिहास के बारे में बताएंगे तो हम उसको इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं, क्योंकि हमें कहे कि ये महाराणा प्रताप का भाला है, यहाँ पर ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था, तो हमें उन चीजों में क्या होता है, थोड़ा हमें इंटरेस्ट आता है, हम जिज्ञासापन लेकर आते हैं, हम क्यूरियस हो जाते हैं। इसलिए अपने डिपार्टमेंट को कह रही है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो क्यूरियस, यानी लोगों को जिज्ञासा दिलाने के लिए, जगाने के लिए काम आता है, हमें उसमें इंटरेस्ट रहता है प्राचीन चीजों में, इसलिए डिपार्टमेंट भी थोड़ा जिज्ञासा वाला है कि पुरानी चीजों का जो जिज्ञासूपन लेना है तो मेरे डिपार्टमेंट में है, इसलिए आप सभी को इंटरेस्ट आएगा। फार ऑफ 20th सेंचुरी, कहां से है, 20वीं शताब्दी से, अभी हमारे समय की बात चल रही है, नाटक कब होगा, 25वीं शताब्दी में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि जो 20वीं शताब्दी है उसको एरा ऑफ द बुक्स क्यों कहा जाता था। एरा का मतलब होता है युग, कि अभी जब ये समय 20वीं शताब्दी है, ये जो शताब्दी है ये अभी बुक्स का एरा है, एरा ऑफ द बुक्स, यानी कि किताबों का युग है। आपके पास किताबें, आपके पास नॉलेज, आप किताबें पढ़ोगे, किताबों से आपको नॉलेज आएगा, तो इसलिए 20वीं शताब्दी को किताबों का युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, उसका आंसर है लिखा हुआ है,
द 20th सेंचुरी वाज ओफन कोल्ड, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो आपको पता चल गया होगा कि पैसिव वॉइस है, क्योंकि वाज और वर आता है तो आईएनजी आना चाहिए था ना, कोल्डिंग आना चाहिए था, लेकिन खुद नहीं कह रहा है, लोग कहते हैं। द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, ऑफन यानी प्राय, कि 20वीं शताब्दी को प्राय लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था कि ये तो एरा ऑफ द बुक्स था। यानी कि क्या है, युग है, किताबों का दौर, युग। 20वीं शताब्दी, कौन शताब्दी, हमारी अभी जो चल रही है, ये किसका युग है, एरा ऑफ द बुक्स, यानी किताबों का एक युग है। यहाँ पर किताबों के द्वारा ही प्रत्येक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। क्यों, इन दोज डेज लिखा हुआ है उन दिनों, इन दोज डेज का मतलब उन दिनों, यानी अभी। नाटक कब होगा, 25वीं शताब्दी में, अभी कौन सी, 20वीं शताब्दी, यानी उन दिनों, यानी हमारे समय, इस समय क्या होता था, किताबें कहां थी, देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक चीज के ऊपर, एवरीथिंग यानी हर चीज, प्रत्येक चीज पर क्या थी, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज पर क्या थी, बुक थी। आपको किसी भी स्टोरी की चाहिए, ज्ञान की चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको किताबें चाहिए, कभी इस हमारे समय में मिल जाती है। यानी कि प्रत्येक चीज के ऊपर, घर में खाना बनाने की विधि चाहिए तो भी है। कई किताबें तो ऐसी भी आती है कि 30 दिनों में डॉक्टर कैसे बने, उनके ऊपर भी अभी बुक्स आई हुई है। वो फनी कुछ भी हो, क्योंकि 30 दिनों में डॉक्टर बनना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी हम कहें तो एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज के ऊपर क्या है, किताबें हैं। तो हमारे समय के बारे में बताएं, उन दोज डेज, यानी उनके लिए पुराना है, अभी हम तो वर्तमान में जी रहे, ये आगे की प्ले है। तो प्रत्येक चीज के ऊपर क्या थी, किताबें थी। कहां से कहां तक, फ्रॉम एंड ईटर्स, की एंड ईटर्स, एंड यानी चिंटी, ईटर्स यानी खाने वाले, जो चिंटी खाने वाले लोग थे, उन लोगों के बारे में, उन लोगों का इतिहास, कैसा उनका रहन सहन होता है, सब चीजों के बारे में, वहां से लेकर, फ्रॉम यानी से, एंड ईटर से लेकर, चिंटी खाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों से लेकर, यानी इन लोगों के बारे में भी आपको किताब में मिल जाएगा। तो जुलूज, जुलूज कौन से लोग हैं, जो हम लोगों से कट चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो जंगल है, उसमें जो कबीले के लोग होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो जंगल है, आदिवासी जो लोग हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है, जुलूज। ये जुलूज है वो हम लोगों से एकदम कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों का नॉलेज भी हमारे पास में है, इनके बारे में भी किताबों में लिखा हुआ है। यानी हर चीज के बारे में क्या थी, किताबों में लिखा हुआ है। कहां से कहां तक, एंड ईटर्स टू जुलूज। तो एंड ईटर्स यानी चींटियां खाने वाले, जुलूज यानी जो दक्षिण अफ्रीका के कबीले में रहने वाले आदिवासी लोग, जो इस धरती से एकदम कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में भी किताबों में लिखा हुआ है, उनके बारे में भी ज्ञान दिया हुआ है। इसलिए 20वीं शताब्दी को क्या कहा जाता था, एरा ऑफ द बुक्स। ये सब चीजें कहाँ मिलेगी आपको, किताबों में मिल जाएगी। तो किताबें कहां से कहां तक थी, फ्रॉम एंड ईटर्स टू जुलूज, चिंटी खाने वाले लोगों से जुलूस तक, इन सब लोगों के बारे में किताबों में लिखा हुआ था। और किताबें क्यों उनको एरा ऑफ द बुक्स कहा जाता था, बुक्स टोट, किताबें सिखाती थी, टीच की सेकंड फॉर्म टोट, यानी अभी हमें किताबें सिखाती है, क्या सिखाती थी, ये भी आंसर चल रहा है प्रश्न का। एरा ऑफ द बुक्स क्यों कहा जाता था 20वीं शताब्दी को, एंड ईटर से लेकर जुलूस तक किताबें थी। उसके बाद में लिखा हुआ है बुक्स टोट, किताबें सिखाती थी। क्या सिखाती थी, पीपल, किसे सिखाती थी, लोगों को। किसको सिखाती थी, लोगों को। हाउ टू, ये काम कैसे हुआ, आपकी विज्ञान से संबंधित, विज्ञान में कोई भी चीज हो, यानी ये काम, ये रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार क्यों हुई, कैसे हुई। हाउ टू, कैसे। व्हेन टू, ये घटना कब घटी,
कब ये काम करना चाहिए, हर चीज के बारे में किताबों में लिखा हुआ है। तो किताबें लोगों को क्या सिखाती थी, हाउ टू किताबें लोगों को क्या सिखाती थी, हाउ टू, ये काम कैसे होगा, कैसे हुआ। आगे है व्हेन टू, कब होगा, कब करना चाहिए, कब हुआ। वेयर टू, कौन सा स्थान था। यानी कहने का मतलब है किताबों में ही हमें हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई सा भी युद्ध हो, कोई सा भी आविष्कार हो, कोई सा भी कार्य था, कहाँ हुआ, कब हुआ, इन सब चीजों के बारे में किसमें नॉलेज मिलता है, किताबों में। एंड वाई टू, और क्या है, वाई टू। वाई टू का मतलब ये काम इस प्रकार क्यों हुआ, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए तो कौन देगा, किताबों से हमें ये पूरा का पूरा ज्ञान है वो मिल जाएगा। इसलिए 20वीं शताब्दी को क्या कहा गया था, एरा ऑफ द बुक्स। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ द बुक्स क्यों कहा गया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किताबें कहां से कहां तक थी, एंड ईटर से लेकर जुलूस तक। और किताबें लोगों को क्या सिखाती थी, हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड व्हाई। इसलिए 20वीं शताब्दी है उसको क्या कहा गया था, एरा ऑफ द बुक्स। एरा यानी युग। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, कल हम आगे इससे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।